माँ कुछ भी बोलती है, ये कहानी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और फॉलो करे। थी तो आपको क्यों चाहिए? अरे वो किशन के पिताजी ने दी थी। तो राम प्यारी आगे कुछ कहती उससे पहले अचानक एक हंसी के साथ आवाज आई। कैसी हो राम प्यारी मेरी जान? पड़ोसन गौरी दन दनाती हुई घर में चली आई। अरे गौरी तुम? मैं अच्छी हूँ, आओ आओ बैठ कर बातें करते हैं। हाँ तो बैठ कर बातें करनी तो आई हूँ, अब तुम्हारे पूरे 2 घंटे लेकर ही जाऊंगी। हाँ हाँ बैठो, गप्पे हाँको, मैं तो चली। प्रीति मुंह बनाकर वहां से चली गई। इसे कौन सा दौरा पड़ा है? उसे छोड़ो और सुनाओ, सब ठीक है? हाँ सब ठीक है। और तुम बताओ, बेटी का फोन आया था क्या? वो ठीक तो है ना ससुराल में? हाँ बिल्कुल अच्छे से है वो। और ये तुम्हारी कलमुही बहू है? राम प्यारी बोलने ही वाली थी कि तभी तेज कदमों की आहट हुई। अचानक प्रीति और गीता कमरे में तूफान की तरह दाखिल हुई। ये क्या है मम्मी जी, आप एसी चलाकर बैठी हुई हैं? आपको कितना भी समझा लो पर आपको कुछ समझ में ही नहीं आता। अरे कभी तो हमारी बात मान लिया करो, अजीब हो आप। अरे मैं अभी बंद कर देती हूँ। हाँ तो करिए, बहुत मेहरबानी आपकी। राम प्यारी जैसे जलती आग पर पानी डालने की कोशिश कर रही हो। वो तुरंत उठी, एसी बंद किया और पंखा चला दिया। बहुएं बड़बड़ाती हुई वहां से चली गई। ये पूरा नजारा गौरी अपनी तीखी आंखों से देख रही थी। मेरी कलमुही कहने पर तुझे बहुत बुरा लग रहा था ना? ले देख ले, तेरी बहुएं तेरे साथ क्या कर रही थी, वो भी मेरी आंखों के सामने। अरे नहीं नहीं, तुम गलत समझ रही हो, तुम्हें पूरी बात नहीं पता। असल में मेरी तबीयत खराब हो गई थी और डॉक्टर ने एसी में रहने से मना किया था। मैं भूल गई ना, तो वो मेरी भलाई के लिए बोल रही थी। कितना झूठ बोलेगी मुझसे और खुद से? अरे सच बोल रही हूँ। हाँ ठीक है, मान लिया। वैसे भी तू तो सच मानने से रही महान जो ठहरी। राम प्यारी ने हल्की मुस्कान के साथ माहौल बदलने की कोशिश की और अचानक हल्की फुल्की बातें छेड़ दी। अरे छोड़ो ना गौरी, बहुएं बेटों की बातें क्या करनी। चलो तुम्हारे घर की बताओ, तुम्हारे पोते की पढ़ाई कैसी चल रही है? ठीक ही चल रही है, पर बात घुमाने से सच्चाई छुपती कहाँ है? अरे भाई, मैं तो अब हल्की फुल्की बातें ही करना चाहती हूँ, जिंदगी इतनी भारी भी क्या करनी। चल फिर तेरे कमरे में चलते हैं, वहीं आराम से बैठते हैं। यहाँ आंगन में ना मुझे बड़ा अजीब लग रहा है। अरे नहीं नहीं, मुझे तो यही अच्छा लगता है। कमरे में तो घुटन सी होती है, बंद जगह में ना मेरा दम घुटता है। कमरे में तो मैं बस रात को सोने जाती हूँ और कुछ नहीं। अजीब औरत हो राम प्यारी, कोई सारा दिन हॉल में बैठा रहता है क्या? हाँ भाई हूँ अजीब बस। गौरी को राम प्यारी की बातें कुछ खटक रही थी। उसे लग रहा था कि राम प्यारी कुछ तो छुपा रही है लेकिन कह नहीं रही है। तभी राम प्यारी ने बात घुमा दी। अच्छा ये सब छोड़ो, तुम चाय पियोगी? मैं बना कर लाती हूँ। अरे अपनी बहू से बोल दे, वही बना देगी, तू क्यों परेशान हो रही है? अरे तू मेरी मेहमान है, मैं चाहती हूँ तू मेरे हाथ की बनी चाय पिए, बस यही मेरी खुशी है। तू बैठ, मैं अब भी आई। राम प्यारी उठकर रसोई में चली गई। उसने बड़े मन से चाय बनाई और ट्रे में कप सजा कर लाई। गौरी चुपचाप उसे देख रही थी, लेकिन उसके मन में संदेह और गहराता जा रहा था। राम प्यारी, तू चाहे जितना कह ले, पर मुझे लगता है तू ठीक नहीं है। अरे वाह, अब मेरी तबीयत का हाल भी तू बताएगी क्या? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। देख, हमेशा सहना अच्छा नहीं होता, हर चीज को सहते रहना भी गुनाह है। अरे तुझे क्या हो गया है, क्यों बेकार की बातें कर रही है? सब अच्छा है। ठीक है, तू मानने से रही, महान बनने का भी ना एक नशा होता है और तू उसी में डूबी है। सही कहा तूने। गौरी ने हार मान ली। उसने चाय खत्म की और उठकर चली गई, लेकिन उसके मन में सवालों का तूफान उमड़ रहा था। अगले दिन सुबह राम प्यारी घर से बाहर निकल रही थी, तभी उसके दोनों बेटे गुस्से से गरज उठे। मम्मी कहाँ जा रही हो तुम? तुरंत वापस आओ। कहाँ भटक रही हो? हमने तुमसे क्या कहा था, भूल जाती हो क्या रह रहकर? आ रही हूँ बेटा। दोनों बेटे अंदर चले गए, लेकिन उनकी ऊंची आवाजें मोहल्ले वालों के कानों तक पहुंच चुकी थी। उसी वक्त पड़ोसी मनोज दौड़ता हुआ राम प्यारी के पास आया। ये क्या है माँ जी, आपके बेटे आपसे इस तरह से क्यों चिल्ला रहे हैं? ये तो गलत है। अरे कुछ नहीं बेटा, डॉक्टर ने मुझे ज्यादा चलने से मना किया है, लेकिन मुझे आदत है ना टहलने की। बस यही देखकर मेरे बेटे फिक्रमंद हो जाते हैं। फिक्रमंद? इसे फिक्रमंदी कहते हो आप? माँ जी, कोई अपने नौकर से भी इस तरह से बात नहीं करता, और ये आपके बेटे हैं। अरे बेटा वो ऐसे नहीं है, बस गुस्से में बोल गए। राम प्यारी की आंखें भर आई, लेकिन उसने तुरंत पलकें झुका ली। वो बिना कुछ कहे घर के भीतर लौट गई।
मनोज वहीं खड़ा रह गया। इसी बीच मोहल्ले के और लोग इकट्ठा हो गए। सबने आपस में काना फूसी शुरू कर दी। ये राम प्यारे जी की हालत कुछ ठीक नहीं लग रही। हाँ, पर वो खुद कुछ कहती भी तो नहीं है, हमेशा बेटों और बहुओं की तरफदारी करती रहती है। सच कह रहे हो, जब से उनके पति का देहांत हुआ है तब से उनके घर वाले बिल्कुल ध्यान नहीं रखते, पर वो है कि सब सहकर भी मुस्कुराती रहती है। एक दिन अचानक घर में मेहमान आ गए। ये और कोई नहीं बल्कि राहुल के चाचा नमन और चाची शांति थे। जैसे ही दरवाजे से उनकी एंट्री हुई, पूरे घर का माहौल बदल गया। सबने आदर सत्कार से उनका स्वागत किया। आइए आइए चाचा जी, चाची जी, आप लोग तो बरसों बाद आए हैं। हाँ, हमें तो बहुत खुशी हुई आपको देखकर। अरे भाई, अब तो आएंगे ही, सोचा बहू बेटों से मिलते चले। और सबसे ज्यादा तो अपनी भाभी से मिलने आई हूँ। अरे वाह नमन भैया, शांति, आओ आओ बैठो, मेरा तो मन ही खुश हो गया। थोड़ी देर सब एक साथ बैठकर बातें करने लगे। पुरानी यादें ताजा हुई, हंसी मजाक का सिलसिला चला। तभी खाने का समय हो गया। चाचा जी, चाची जी, आइए, खाना तैयार है। हाँ चलिए, हम आपको ले चलते हैं। भाभी, आप भी चलो ना साथ। हाँ, हम अकेले तो नहीं खाएंगे, आप भी चलिए साथ में। नहीं, वो क्या है, हमें दोपहर में नहीं खाती, बस रात को ही खाती हूँ। अरे ऐसा क्यों भाभी? ये कैसी आदत हो गई? अब वो माँ ना दोपहर में खाना नहीं खाती। आप लोग आइए ना, खाना खाइए। बिल्कुल बिल्कुल, आप बैठिए, माँ को मत कहिए खाने के लिए। हाँ, तुम लोग खाओ, मैं बाद में देख लूंगी। नमन और शांति थोड़े हैरान हुए, लेकिन उन्होंने चुपचाप खाना खा लिया। फिर वापस आकर राम प्यारी से बोले, भाभी ये ठीक नहीं है, हमें लगता है कुछ गड़बड़ है। क्या आपको खाना नहीं देते ये लोग? अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल मुझे ना दिन में भूख ही नहीं लगती। डॉक्टर ने कहा था हल्का खाना खाओ, तो अब ना मैं सिर्फ रात को ही खाती हूँ। अच्छा, अगर आप कह रही हैं तो मान लेते हैं। हम सब समझ रहे हैं भाभी, लेकिन खैर अभी बात छोड़ो। फिर नमन 1 मिनट चुप रहा और अचानक से बोला, अरे भाभी, याद है भैया की वो लकड़ी की छड़ी? जरा दिखाना तो, कमरे में ही होगी। हाँ है ना, अभी लाती हूँ। आप रुको, मैं ले आती हूँ। नहीं नहीं, तुम मत जाओ, मैं लेकर आती हूँ। रुको, यहीं रुको। अरे भाभी, आपको तकलीफ क्यों देना? आप बैठिए ना, मैंने कहा ना मैं ही ले आऊंगी। राम प्यारी फटाफट अंदर गई और थोड़ी देर बाद छड़ी लेकर आई। उसने नमन को थमा दी। नमन छड़ी को देखते ही भावुक हो गया। अरे भैया, तुम्हारी याद दिला दी इस छड़ी ने। सचमुच वो कितने नेक इंसान थे। खाने पीने और थोड़ी बातचीत के बाद नमन और शांति जाने लगे। जाते जाते नमन ने किशन और राहुल को टोका, सुनो बेटा, तुम्हारी माँ कुछ तो छुपा रही है। हमने उनके कमरे में जाने की बात की, लेकिन उन्होंने मना कर दिया, जैसे वहां कोई राज हो। कोई बात है क्या? अब हमें क्या पता, उनका मन होगा। आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक है। हाँ चाचा जी, सब ठीक है। आप ना बेवजह ज्यादा ही सोच रहे हो। नमन और शांति एक दूसरे को देखते हुए चुप हो गए और धीरे धीरे घर से निकल गए। अगले दिन राम प्यारी की बेटी काजल मिलने आई। जैसे उसने माँ को देखा, गले लग गई। कैसी हो माँ? मैं अच्छी हूँ बेटा, तू बता, तू कैसी है? थोड़ी देर बातचीत चलती रही। तभी काजल की नजर माँ के कानों पर पड़ी। अरे माँ, आपकी कानों में तो हमेशा सोने की बालियां रहती थी, कहाँ गई? वो मैंने रख दी है उतार कर। कहाँ रखी है, दिखाओ तो। अरे अभी याद नहीं है, मिलेगी तो दिखा दूंगी। सच बताइए माँ, कहाँ है बालियां? अरे सच कह रही हूँ, मैंने रख दी है संभाल कर। रहने दीजिए, मैं खुद कमरे में देख लेती हूँ। जैसे ही काजल उठी, कमरे की ओर बढ़ी, राम प्यारी घबराकर झट से खड़ी हो गई। नहीं नहीं, तू रहने दे, तू मेरे पास बैठ, खोदने टटोलने की कोई जरूरत नहीं है। माँ, आप मुझसे कुछ छुपा रही हो ना? अरे नहीं बेटा, तुम मुझसे मिलने आई है ना, बस मुझसे बात कर। काजल को ये सब बेहद अजीब लग रहा था। उसके मन में शंका उठी कि कहीं उसकी भाभीियों ने तो माँ की बालियां नहीं ले ली। वो सीधे प्रीति और गीता के पास पहुंच गई। भाभी बताइए, आपने मेरी माँ की बालियां क्यों ली? कहाँ छुपाई है? अरे क्या बकवास है ये? हाँ, तुम्हारी माँ तो खुद चीजें रखकर भूल जाती है और इल्जाम तुम हम पर लगाती हो। नहीं, माँ कुछ छुपा रही है और मुझे शक है कि आप लोगों ने ही दिया है। देखो देखो कैसी बात कर रही है। तेरी हिम्मत कैसे हुई हम पर बिना सबूत ऐसा भद्दा इल्जाम लगाने की? इल्जाम नहीं, सच्चाई है, इसलिए तो मिर्ची लग रही है ना आप लोगों को।
शोर शराबा सुनकर किशन और राहुल भी वहां आ गए। काजल, तुम होती कौन हो हमारे घर में तूफान मचाने वाली? तुम्हें अपनी माँ की चिंता है तो ले जाओ अपने साथ, यहाँ आकर इल्जाम मत लगाओ। तुम सब मेरी माँ के साथ जुल्म कर रहे हो, मैं चुप नहीं बैठूंगी। चुप रहो वरना अच्छा नहीं होगा। घर का माहौल युद्ध भूमि में बदल गया। प्रीति और गीता चिल्ला रही थी, किशन और राहुल गुस्से से तमतमा रहे थे और काजल डट कर सबको जवाब दे रही थी। तभी राम प्यारी ने ये सब देखा और सह न सकी। बस बहुत हुआ, काजल चुप कर तू। पर माँ, मैंने कहा ना चुप कर, अभी क्या भी अपने घर चली जा। काजल गुस्से और दुख से कांपते हुए उठी और बिना पीछे देखे घर से निकल गई। काजल भारी मन से घर लौटी, चेहरा उतरा हुआ था। यश ऑफिस से लौटा ही था। यश, आज मैं माँ से मिलने गई थी, उनकी हालत बिल्कुल अच्छी नहीं है। माँ जैसे वो अकेली पड़ गई हो। मैं चाहती हूँ हम उन्हें यहाँ ले आए। काजल, मैं तेरी परेशानी समझता हूँ, लेकिन अभी तो जानती है ना मेरा प्रमोशन का मामला चल रहा है। बस एक बार प्रमोशन हो जाए फिर चाहे कल ही हम मम्मी को अपने पास ले आएंगे। लेकिन यश, अगर तब तक कुछ हो गया तो क्या पता कब तक। काजल, तू हमेशा सबसे बुरा क्यों सोचती है? मैं कह रहा हूँ ना थोड़ा वक्त है, मैं वादा करता हूँ ले आऊंगा। काजल चुप हो गई, मगर मन में तूफान उठ रहा था। अगले दिन राम प्यारी अपने घर में कोने में अकेले बैठी थी। बेटे और बहुएं आपस में गपशप में मशगूल थे। तभी बाहर से सब्जी वाले की आवाज आई। लो भाई लो, ताजी भिंडी, आलू, बैंगन। गीता ने फौरन अपनी सास को ऑर्डर दिया। मामी जी, जाइए सब्जी लेकर आइए। राम प्यारी बिना कुछ कहे चुपचाप उठी और पैसे लेकर बाहर निकल पड़ी। वो सब्जी लेने पहुंची तो गली में गौरी ने देख लिया। अरे राम प्यारी, तुम क्यों आई हो सब्जी लेने? तुम्हारी बहुएं और बेटे कहाँ हैं? घर में कोई नहीं है क्या? अरे नहीं, वो तो घर में है। डॉक्टर ने कहा है कि हाथ पांव चलते रहने चाहिए, इसलिए बहुएं मुझसे ऐसे छोटे मोटे काम करवा देती है ताकि मेरा शरीर भी चलता रहे। अरे डॉक्टर नहीं कहा है। इतने में मोहल्ले का मनोज भी पास आ गया। अरे राम प्यारी जी, उस दिन तो तुम कह रही थी डॉक्टर ने ज्यादा चलने फिरने से मना किया है, आज कह रही हो डॉक्टर ने चलने को कहा है। राम प्यारी का चेहरा सफेद पड़ गया, उसकी जबान लड़खड़ा गई। अरे कभी कभी तो चलना भी जरूरी है ना, हमेशा बैठकर थोड़ी ना रह सकते हैं। गौरी और मनोज ने एक दूसरे की तरफ देखा। दोनों को साफ लग रहा था कि राम प्यारी झूठ बोल रही है, लेकिन चुप रहे। राम प्यारी सब्जी लेकर घर लौट गई। अच्छा, अब सब्जी लेकर आई हो तो बना भी लो। हाँ ठीक है। वो रसोई में लग गई। तभी गौरी किसी काम से उनके घर आई। राहुल, तुम्हारी मम्मी कहाँ है? किचन में। अच्छा। गौरी किचन में पहुंची। अरे राम प्यारी, तुम क्यों बना रही हो सब्जी? बहुएं तो बाहर बैठी है। अरे ये भिंडी है ना, मेरे ही हाथ की सबसे अच्छी बनती है, तुम भी खाना। तुम क्यों सह रही हो ये सब? क्यों इतना चुपचाप आदेश मानती रहती हो? तुम कोई नौकरानी नहीं हो। अरे बैठो, मैं तुम्हें खिलाती हूँ। नहीं, मैं खाने नहीं आई। मैं सिर्फ ये कहने आई थी कि अब से तुम हमारे घर आकर दोपहर का खाना खा लिया करो। मुझे सब पता है, यहाँ तुम्हें खाना भी ठीक से नहीं मिलता। राम प्यारी जोर से हंस पड़ी। अरे पगली, ऐसा कुछ नहीं है, तुम जाओ, मैं ठीक हूँ। गौरी समझ गई कि राम प्यारी मानने वाली नहीं है। वो भारी मन से निकलने लगी। वो बाहर निकली ही थी कि अचानक उसकी नजर राम प्यारी के कमरे की तरफ पड़ी। उसने देखा कि दरवाजे के नीचे से एक सांप उसके कमरे में घुस रहा है। हे भगवान, राम प्यारी जल्दी आओ, तुम्हारे कमरे में सांप घुस रहा है। वो दौड़कर कमरे की तरफ बढ़ी, मगर तभी राम प्यारी ने आकर उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं गौरी, कमरे में जाने की जरूरत नहीं है, मैं देख लूंगी। तुम्हें क्या हो गया है? सांप अंदर चला गया और तुम कह रही हो जरूरत नहीं है? कहीं कुछ छुपा तो नहीं रखा तुमने कमरे में? तुम्हारी बेटी भी कह रही थी तुम किसी को कमरे में जाने नहीं देती। अरे मेरे पास क्या खजाना होगा जो मैं छुपाऊंगी। तुम फिक्र मत करो, मैं अपने बेटों से कह दूंगी, वो निकाल देंगे सांप को। गौरी गुस्से में पैर पटकते हुए चली गई। वो सीधा मोहल्ले में पहुंची और सबको ये बात बताई। तुम सबको पता है राम प्यारी के कमरे में सांप घुस गया, मगर उसने दरवाजा खोलने तक नहीं दिया। कह रही थी जरूरत नहीं है। अब तुम ही सोचो अंदर आखिर ऐसा क्या हो सकता है। लोग एक दूसरे की तरफ हैरानी से देखने लगे। लगता है कमरे में कोई खजाना छुपा रखा है। नहीं नहीं, मुझे तो लगता है वहाँ कोई गुप्त तहखाना है। वही ऐसा तो नहीं कि दरवाजे के पीछे कमरा है ही नहीं। अरे क्या बोल रहे हो? पर कुछ तो गड़बड़ है।
पूरा मोहल्ला तरह तरह के कयास लगाने लगा। सबको राम प्यारी की फिक्र थी। उधर किशन और राहुल ने कुछ भयानक तय कर लिया था। एक दिन उन्होंने कहा, माँ चलिए आज हम लेकर चलते हैं। अरे बेटा, क्या हो गया तुम्हें? कहाँ ले जा रहे हो मुझे? चलो तो। किशन और राहुल ने राम प्यारी को कार में बिठाया और वृद्धाश्रम के सामने उतार दिया। राम प्यारी हैरान और परेशान थी। मुझे यहाँ क्यों लाए हो? लेकिन दोनों भाई कुछ नहीं बोले और वहां से चले गए। राम प्यारी वहीं खड़ी रह गई, अधीर और बेबस। तभी एक संयोग हुआ, वहां यश आ गया। अब अकेले यहाँ क्या कर रही हो? वो राहुल के साथ आई थी, पर वो कुछ काम से गया है। ठीक है, चलिए मैं आपको घर छोड़कर आता हूँ। यश ने उसे वापस घर छोड़ा और चला गया। किशन और राहुल उसे आते देखकर सन्न रह गए। 2 घंटे बाद यश काजल के साथ लौटा। तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई माँ को वृद्धाश्रम के सामने छोड़ने की? मैं सब समझ रही हूँ, किस मंशा से ये सब हुआ। इतना शौक है तो ले जाओ ना अपनी माँ को। आज मैं ले ही जाऊंगी, चलिए माँ। नहीं बेटा। राम प्यारी जाने को राजी नहीं थी, पर काजल ने मन बना लिया था। मैं अभी आपका सामान पैक कर लेती हूँ। काजल कमरे की तरफ बढ़ी तो राम प्यारी ने उसे हड़बड़ाकर रोका, पर आज काजल नहीं मानी। उसने दरवाजा खोला और जो नजारा देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो किसी घर का कमरा नहीं बल्कि एक जेल का सेल लग रहा था। एक पतली चटाई बिछी थी, कोने में घड़ा और एक छोटा सा बक्सा, बस। न किसी अलमारी का ठस, न किसी सजावट का चिन्ह। काजल का दिल फट गया। माँ, तुमने ये सब कैसे सहा? तुम कितनी महान हो कि इतने जुल्म सहकर भी मुस्कुरा देती हो। राम प्यारी की आंखें नम हुई, पर उसकी आवाज में ठहराव था। ये घर तुम्हारे पिता ने बनाया था, मैंने अपने हाथों से सजाया था। यहीं उनका अंत हुआ। मैं चाहती हूँ कि मेरी मौत भी यहीं हो, यहीं मेरा शांति स्थान होगा। माँ, हम कभी भी तुम्हें यहाँ नहीं रहने देंगे, चलो। मुझे माफ कर दे बेटा, तू इसे मेरी आखिरी इच्छा समझ ले और मुझे मेरे पति की यादों के साथ रहने दे। ये सुनकर काजल और यश के साथ साथ पहली बार राम प्यारी के बेटों का दिल भी पसीज गया। माँ, मुझे माफ कर दो, मैं भटक गया था, समझ नहीं पा रहा था कि मैं अपनी माँ के साथ क्या कर रहा हूँ। मुझे माफ कर दो, आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा। मैं तुम्हारा बेटा हूँ, तुम्हारा फर्ज निभाऊंगा। किशन के बाद राहुल और फिर दोनों बहुओं ने भी राम प्यारे से माफी मांगी। ये खबर मोहल्ले वालों तक पहुंची तो वो भी बहुत खुश हुए। अंततः सब ठीक हो गया।